Assalamualaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the role of carbon dioxide, water and light in the process of photosynthesis. Photosynthesis का जो प्रोसेस है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट तीनों चीज़ें जो है इस्तेमाल होती हैं और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें जो है वो किस तरह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो है वो यूटिलाइज होती हैं। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस है और एटमॉस्फेयर के अंदर ये मौजूद होती है। 0.03 टू 0.04% जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो लैंड प्लांट्स हैं ये तो गैस की फॉर्म में जो है वो अपने स्टोमेटा से एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जो है वो जो लीफ के अंदर एयर स्पेसिस है उनमें जब कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो उसको मेसोफिल सेल एब्जॉर्ब करके उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। जबकि जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं या फिर जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स उनकी बॉडी में आते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कमी है या जो रोल है वो पूरा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दो चीज़ें प्रोवाइड करती है चूँकि इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद होती हैं। सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन यूज़ होती हैं दोनों जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से यूज़ होती हैं। सो ये कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वाटर के बारे में। वाटर जो है दैट इज़ आल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वाटर जो है ये प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर प्लांट्स के अंदर जो लाइट रिएक्शन है उसमें एक प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड फोटोलाइसिस। फोटो मीन लाइट एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। सो फोटोलाइसिस जो है इसमें वाटर जो है इसकी ब्रेक डाउन होती है। वाटर जब ब्रेक होता है तो इसके रिज़ल्ट में जो है वो 2H पॉजिटिव प्लस O2 हाफ O2 ये जो है वो जनरेट होते हैं और जो हाइड्रोजन है ये तो डायरेक्ट ग्लूकोज में जो है वो चली जाती है, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन जो ऑक्सीजन है इसका रोल जो है ये कंफर्म नहीं था क्योंकि ग्लूकोज जो है उसके अंदर ऑक्सीजन यूज़ तो होती है बट ये कंफर्म नहीं था कि आया ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है या वाटर वाली ऑक्सीजन है। सो इसका जो रोल है रोल जो था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर दैट वाज नॉट श्योर, दैट वाज नॉट क्लियर कि ये एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाती है ऑक्सीजन या ये ग्लूकोज की फॉर्मेशन में यूज़ होती है। सो इसका जो रोल है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है वो वैन नील की जो हाइपोथेसिस है उसको जो है वो डिस्कस करना पड़ेगा। वैन नील जो है वो एक साइंटिस्ट था, उसने 1930 में एक हाइपोथेसिस प्रपोज की दैट द ऑक्सीजन लिबरेटेड during photosynthesis comes from water। वैन नील की हाइपोथेसिस ये थी कि जो ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज होती है वो वाटर से आती है। अब ये हाइपोथेसिस उसने कैसे जो डेवलप की थी, बेसिकली उसका जो ये व्यू था ये बैक्टीरिया में जो होने वाली फोटोसिंथेसिस है उसकी बेस के ऊपर था। बैक्टीरिया जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं ना कि वाटर। उनमें बैक्टीरिया में वाटर यूज़ नहीं होता, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ होती है और इसके रिज़ल्ट में ये जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं प्लस सल्फ़र जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो इसी हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर जो है वो वाटर यूज़ होता है और प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो डेवलप करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। सो उसने जो है वो इमेजिन किया कि जिस तरह से सल्फ़र रिलीज़ होती है हाइड्रोजन सल्फाइड से, इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो वाटर से रिलीज़ होती होगी। सो यूँ उसने जो अपनी हाइपोथेसिस थी वो पेश की कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है दैट कम्स फ्रॉम वाटर। लेकिन उस वक्त कोई मैकेनिज़्म नहीं था कि एडवांस इसको जो है वो कंफर्म किया जाए। 1940 में रेडियो आइसोटोप ट्रेसर का कॉन्सेप्ट जो है वो साइंस में इंट्रोड्यूस हुआ और वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके तो इस चीज़ को कंफर्म किया गया। रेडियो आइसोटोप ट्रेसर का कॉन्सेप्ट क्या है? रेडियो आइसोटोप ट्रेसर जो है ये बेसिकली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जिन्हें एक नॉर्मल जो है वो एलिमेंट की जगह यूज़ किया जाता है और उसका पाथवे जो है वो ट्रेस किया जाता है। एक नॉर्मल जो है वो एलिमेंट उसको ट्रेस करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसकी जगह जैसे नॉर्मल ऑक्सीजन है तो उसकी जगह अगर हम O18 रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन जो है वो यूज़ कर लें तो जिस
कंपाउंड से या जिस पाथवे से वो ऑक्सीजन गुजरेगी तो हम उससे रिलीज़ होने वाली जो रेडियोएक्टिव रेडिएशंस हैं उनकी बेस के ऊपर ये मालूम कर लेंगे कि जो है वो ऑक्सीजन किस पाथवे से जो पास ऑन हुई है। सो इस तरह से रेडियोएक्टिव नॉर्मल एलिमेंट की जगह हम उसी का रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट को जो है उसका पाथवे बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर जो ट्रेस कर सकते हैं। सो इस मैकेनिज़्म में जो है वो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जो रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन थी वो जो है वो यूटिलाइज़ की गई। साइंटिस्ट ने 2 एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था उसके अंदर उन्होंने जो है वो यूज़ किया वाटर दैट वाज टैग्ड विद O18 और सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ की दैट वाज टैग्ड विद O18। सो पहले तो उन्होंने लैब के अंदर आर्टिफिशियली जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसाइज किए यूजिंग रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन दैट इज़ O18। उसके बाद उन्होंने जो है वो Lg का एक सस्पेंशन लिया और उन्हें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल प्रोवाइड की, जबकि वाटर जो उनको प्रोवाइड किया दैट वाज हैविंग O18। सो जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की तो उसके रिजल्ट में इन्होंने जो ग्लूकोज सिंथेसाइज किया दैट वाज नॉर्मल। इस तरह से जो वाटर सिंथेसाइज हुआ वो भी नॉर्मल था, लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज हुई दैट वाज व्हेन टेस्टेड फाउंड हैविंग O18। सो जब इस पहले एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वो ये पता चला कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है अगर वाटर जो है वो O18 से टैग है तो ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है वो भी O18 रिलीज़ होती है। इट मीन ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। एक सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया गया और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड थी कंफर्म करने के लिए दैट यूज्ड वाज O18 और वाटर जो था वो नॉर्मल था। सो जब ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ तो ग्लूकोज जो था दैट वाज हैविंग O18 एज वेल एज जो वाटर प्रोड्यूस हुआ इसके अंदर भी O18 मौजूद थी, जबकि जो ऑक्सीजन रिलीज हुई दैट वाज नॉर्मल। सो यहाँ ये चीज़ कंफर्म हो गई दैट ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज़ द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। लाइट जो है ये ड्राइविंग एनर्जी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इनफैक्ट लाइट के बगैर तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। सो लाइट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। लाइट का जो पार्ट फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द विजिबल स्पेक्ट्रा, दैट इज़ द पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रा। और ये जो विजिबल स्पेक्ट्रा है 390 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक जो है ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। बेसिकली लाइट जो है ये फोटॉन्स की फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में जो है वो सनलाइट प्लांट्स तक आती है और जब ये प्लांट्स के ऊपर पड़ती है तो ये जो है वो बेसिकली एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करती है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के अंदर लाइट पड़ती है तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होके तो एकदम से जो है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से निकल जाते हैं जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की सीरीज़ के थ्रू जो है ये जब ट्रांसफ़र होते हैं तो इनसे जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है स्टेप बाय स्टेप और ATP और NADPH सिंथेसाइज होते हैं। सो इस तरह से लाइट जो है एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। डिफरेंट जो पिगमेंट्स प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं वो डिफरेंट जो है रेंज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। लाइक जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरोफिल A और B ये दोनों जो है 400 नैनोमीटर से लेके तो 470 नैनोमीटर तक जो है लाइट एब्जॉर्ब करते हैं जो कि बेसिकली जो है वो वायलेट ब्लू रीजन कहलाता है। एक तो इस रेंज में ये लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि दूसरा जो है ये 630 नैनोमीटर से लेके तो 670 नैनोमीटर तक जो रेंज है दैट इज़ ऑरेंज रेड रेंज। सो क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये 400 नैनोमीटर से 470 नैनोमीटर के दरमियान और जो है वो 630 नैनोमीटर से 670 नैनोमीटर के दरमियान जो है ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि अगर हम कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये 430 नैनोमीटर से लेके तो 500 नैनोमीटर के दरमियान जो
लाइट का विजिबल स्पेक्ट्रा है उसको ये जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। बेसिकली ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है इसके लिए हम जो है वो एक टर्म यूज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये जो पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? A graph plotting the absorption of different wavelengths of light by a photosynthetic pigment is called absorption spectra। एक ऐसा ग्राफ जो कि जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एक जो पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है वो शो कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर ये हम जो है वो परफॉर्म करते हैं। कोई भी पिगमेंट जिसकी आपने एब्जॉर्प्शन मालूम करनी है तो आप जो है वो एक उस पिगमेंट का जो है वो सोल्यूशन बना के तो आप उसके अंदर रखें एक ट्यूब के अंदर डाल के, और फिर उसके बाद जो 1 बाय 1 डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट जो है उसको आप पास करें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन सी जो है उनको नहीं एब्जॉर्ब कर रहा। सो अगर हम क्लोरोफिल और जो है वो कैरोटीनॉइड्स की एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये आपके सामने एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये क्लोरोफिल ए को इंडिकेट कर रही है, जो ब्लू कलर है ये क्लोरोफिल बी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो रेड कलर में है ये कैरोटीनॉइड्स को। तो जो क्लोरोफिल ए है मॉलिक्यूल, इसकी एब्जॉर्प्शन अगर आप देखें तो ये यहाँ से आलमोस्ट 400 से आगे जो स्टार्ट होती है। सो ये 400 से 450 के दरमियान जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि जो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है ये आलमोस्ट आप देखें तो आलमोस्ट 430 से लेके जो है वो ये जो 470 तक रीजन है इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सो कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो जो क्लोरोफिल ए और बी हैं ये 400 से लेके तो 470 तक जो लाइट है इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो एक इनका ये एब्जॉर्प्शन बैंड है, जबकि दूसरा इनका ये है जो कि 630 से 670 नैनोमीटर के दरमियान जो है। तो ये दो बैंड्स जो है वो क्लोरोफिल ए और बी एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि अगर हम कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो ये 430 से लेके तो 430 से लेके 500 के दरमियान ये जो जोन है सिर्फ इसमें जो है वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ये लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं उस रेंज में जहाँ पे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल या बी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता। सो ये एब्जॉर्प्शन बैंड को जो है वो वाइडन करते हैं, उसको मज़ीद जो है वो चौड़ा करते हैं, सो ताकि ज़्यादा जो डिफरेंट टाइप्स की वेवलेंथ है लाइट की वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है वो यूटिलाइज हो सके। सो ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बाद जो है वो हम जो है वो कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इफेक्टिव होती है, तो अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए हम जो स्पेक्ट्रा डेवलप करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? अ ग्राफ प्लॉटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा बेसिकली एक पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उसकी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो इफेक्टिवनेस है उसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है, या एक जो है वो जैसे हमारे पास जो है वो ये एक्शन स्पेक्ट्रा हमने डेवलप किया हुआ है तो इसमें नीचे एक्स एक्सिस पे आप देखें जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, जबकि वाई एक्सिस पे जो है वो रिलेटिव फोटोसिंथेसिस रेट है। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें एक ये जो है वो बैंड है ये आलमोस्ट जो है 400 से लेके तो ये तकरीबन 470 के दरमियान जो बन रहा है, जिसमें क्लोरोफिल ए और बी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसके बाद एक ये दूसरा बैंड है जो कि आलमोस्ट 630 से लेके जो है वो 670 के दरमियान है। तो इसमें अगर आप देखें तो 430 नैनोमीटर जो है इज़ द मोस्ट इफेक्टिव लाइट इन दिस रेंज, जबकि जो 670 नैनोमीटर है ये जो है वो मोस्ट इफेक्टिव लाइट है सेकंड जो बैंड है उसमें। सो 430 नैनोमीटर and 670 nanometer. So these two lights 430 nanometer in violet blue region and 670 nanometer in orange red region is the most effective light in the process of photosynthesis, in driving the process of photosynthesis. So dear students, I hope so कि ये लेक्चर आपको जो है पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स को जो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।